इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम जानेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास के बारे में, खास करके उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है वो भारत के संवैधानिक विकास से भी जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें इसलिए समझ में नहीं आती है, इतिहास की बातें और हमारा जो संवैधानिक विकास का जो पार्ट है वो हिस्सा थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। वो कंफ्यूजिंग इसलिए होता है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास हमें पता नहीं होता है। बहुत सारी जगहों पे पढ़ाया भी नहीं जाता, बतलाया भी नहीं जाता कि वो उसका संवैधानिक विकास क्या रहा, अर्थात कंपनी के जो नियम कानून बनाए गए थे, भारत में जो व्यापार करने के लिए आई थी कंपनी, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए थे। कंपनियों को कुछ अधिकार दिए गए थे, भारत में कुछ शक्तियाँ दी गई थी। तो वो अधिकार और शक्ति जो दी जाती है वही जाके आगे चलकर भारत के संविधान में भी शामिल कर ली जाती है। कंपनी को अधिकार कैसे दिए जाते हैं, तो वहाँ के ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाकर अधिकार दिए जाते हैं और वही अधिकार बाद में जाकर भारत के संविधान में भी शामिल किया जाता है। बहुत सारे प्रावधान हैं। करीब कहा जाता है कि हमारे संविधान के 90% जो हिस्सा है, 90% के आसपास का जो हिस्सा है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में जो कानून या अधिनियम थे उसी में से लिए गए हैं। तो आज हमारा यही प्रयास होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास को जानने के लिए और उसकी शक्ति कैसे कैसे बढ़ती गई, बदलती गई, उसके स्वरूप में, उसके नेचर में किस तरीके से चेंज आया, क्यों आया, वही हमारा जानना मूल उद्देश्य है आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। उसका काम था ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना, प्रॉफिट कमाना, व्यापार करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करना और इंग्लैंड जाना, यही उनका उद्देश्य था। ज़्यादा से ज़्यादा उनका यह था कि लंबे समय तक भारत में हमारा व्यापार चलता रहे, ये उद्देश्य था। लेकिन 1757 आते आते ये ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से एक राजनीतिक शक्ति के रूप में बदल जाती है और वो बंगाल पर शासन करने लगती है। डायरेक्ट शासन नहीं करती है, क्योंकि हमने बताया था पीछे की वीडियो में कि कुछ ऐसे कानून थे, संवैधानिक अड़चनें थी जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा नहीं कर पाई। तो इसके पीछे के क्या बैकग्राउंड थे कि वो एक व्यापारिक कंपनी से एक राजनीतिक कंपनी के रूप में बदल गई, उसी को जानने और समझने का हम प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, भारत के साथ जो व्यापार शुरू होता है यूरोपीय देशों का, तो सबसे पहला जो यूरोपीय देश होता है पुर्तगाल। वास्को डिगामा आते हैं भारत में 1498 ईस्वी में, यहाँ से सामान लेके जाते हैं और यूरोप के बाजार में बेचते हैं। इससे 60 गुना ज़्यादा मुनाफा प्राप्त होता है, अर्थात 1 रुपया लगाने पर 60 रुपये प्राप्त हो रहे थे। इतना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन था। तो इसी प्रॉफिट मार्जिन को देखकर यूरोप की जो अन्य शक्तियाँ थी वो भी भारत में आती है पीछे पीछे। जैसे पुर्तगाल के बाद कौन डच आते हैं, उसके बाद फिर फ्रांसीसी भी आते हैं, इंग्लैंड वाले लोग आते हैं, उसके बाद स्वीडिश और डेनमार्क के लोग भी आते हैं। तो सारी कंपनियां, सारे देशों के व्यापारी, यूरोपीय देशों के व्यापारी भारत से व्यापार करना चाहते हैं या पूर्व के देशों के साथ व्यापार करना चाहते हैं, इतना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन था। तो पुर्तगाल यहाँ पे सबसे पहले आई थी 1500 ईस्वी में, अन्य कंपनियां लेट आई। तो 1600 ईस्वी के आसपास इंग्लैंड के व्यापारियों में भी ये चीज़ उभर कर आती है कि भारत के साथ या पूर्व के देशों के साथ, पूर्वी गोलार्ध में जो देश स्थित हैं उन देशों के साथ में व्यापार करना है। अब इसी को लेकर इंग्लैंड के 217 व्यापारियों का एक समूह एक मीटिंग करता है। इंग्लैंड के लंदन, अर्थात इंग्लैंड की राजधानी लंदन में एक फाउंडर्स हॉल है। वहाँ पे लॉर्ड मेयर नामक व्यक्ति की अध्यक्षता में व्यापारियों का एक समूह मीटिंग करता है और मीटिंग होने के बाद एक मिनट्स ऑफ मीटिंग तैयार किया जाता है
और वो मिनट्स ऑफ मीटिंग तैयार होती है, साथ में एक कंपनी बनाई जाती है। उस कंपनी का उद्देश्य होता है पूर्व के देशों के साथ में व्यापार करना। वो जो कंपनी बनती है वो उसके पहले इसकी एक मदर कंपनी भी होती है, जो कि 1500 वो मदर कंपनी होती है मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से। इसी कंपनी के अंतर्गत वो कंपनी बनाई जाती है जो कि भारत या अन्य पूर्व के देशों के साथ में व्यापार करना चाहती है। उस कंपनी का नाम दिया जाता है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। 1599 में इस कंपनी की स्थापना हुई। मिनट्स ऑफ मीटिंग तैयार किया जाता है। उस मीटिंग में जो मीटिंग हुई थी 24 सितंबर 1599 को, उसके बाद मिनट्स ऑफ मीटिंग के साथ एक लेटर भी तैयार किया जाता है महारानी एलिजाबेथ के नाम पे। और वो क्या मांगते हैं, अधिकार मांगते हैं। किस चीज़ का अधिकार मांगते हैं, तो भारत से या पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार मांगते हैं उस लेटर के द्वारा। तो जब लेटर दिया गया तो महारानी तो तुरंत से निर्णय नहीं लेगी, कोई भी सरकार जो होती है तुरंत निर्णय नहीं लेती है, तो उसको निर्णय लेने में समय लगता है। महारानी को भी समय लगा और वो करीब 1 साल के बाद 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को एक अधिकार पत्र दे दिया और 15 साल तक पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया। एकाधिकार का मतलब होता है कि मोनोपोली। मोनोपोली अर्थात पूर्व के देशों के साथ सिर्फ वही कंपनी व्यापार कर पाएगी, ऐसा अधिकार पत्र दे दिया गया। कितने सालों के व्यापार के लिए, तो 15 साल के व्यापार करने के लिए एकाधिकार दे दिया गया। अब जो कंपनी बनी तो हमारा जो मूल उद्देश्य है दो चीज। एक, कंपनी किस तरीके से फंक्शन करती है, किस तरीके से काम करती है, निर्णय की क्या प्रक्रिया होती है, क्या तरीके होते हैं, एक इस बात को समझना। और दूसरी बात, कंपनी को शक्तियां जो मिलती गई धीरे धीरे करके, वो किन के द्वारा दिया गया और कौन कौन सी शक्तियां कंपनी को दी गई, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, कंपनी बन गई। अब बन गई तो पैसा लगाया जाता है। कोई भी जब कंपनी बनती है तो पैसे लगाने वाले लोग होते हैं, पैसे लगाते हैं, वो शेयर होल्डर जिन्हें कहा जाता है, तो उनके समूह को सीओडी कहा जाता है, अर्थात कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, अर्थात स्वामी मंडल। ये कौन है, तो कंपनी में पैसे लगाने वाले लोग हैं, मालिक हैं उस कंपनी के, शेयर होल्डर्स हैं। तो ये सीओपी हो गया। अब सीओपी बन गई। सीओपी बनने के बाद अब क्या होगा, कंपनी तो स्थापित कर लिया कई लोगों ने मिलके। अब कंपनी को चलाएगा कौन, तो चलाने के लिए एक टीम बनेगी। उस टीम को कहा गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल कहा गया। ये निदेशक मंडल कौन होंगे, ये निदेशक मंडल जो है इसके जो सदस्य होंगे वो कहाँ से चुन कर आएंगे और कौन होंगे और उनका तरीका क्या होगा, उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा। किसी कंपनी को जो चलाने वाले डायरेक्टर्स होते हैं तो उनकी कुछ योग्यताएं होती हैं। वो योग्यताएं क्या होनी चाहिए, उन योग्यताओं को डिसाइड किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कंपनी के जो मालिक हैं, तो मालिक को पूरा पावर है क्योंकि उनका पैसा लगा हुआ है, वो मालिक हैं। तो कंपनी को कैसे चलाया जाएगा, उससे संबंधित नियम कानून अधिनियम सारे चीज बनाने का अधिकार मालिक को होता है, जाहिर सी बात है। साथ में और क्या उनको करना होता है, तो पैसा जुटाना। कंपनी को चलाने के लिए पैसा जुटाना उनका मुख्य काम होता है। उसके बाद जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको बराबर करना। अगर फायदा हो रहा है तो वो भी बराबर बटेगा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतना फायदा मिलेगा या उतना ज़्यादा नुकसान मिलेगा उसी अनुपात में। अब कंपनी के जो डायरेक्टर जो होंगे, इसके लिए क्या तय किया गया कि ये चलाने वाले जो लोग होंगे कौन होंगे, तो इसमें तय किया गया कि सीओपी अर्थात कोर्ट ऑफ जो प्रोप्राइटर्स है, जो शेयर होल्डर्स है, उन्हीं लोगों में से डायरेक्टर भी होने चाहिए और वही कंपनी का संचालन करेंगे। अब उसके लिए भी कुछ चीजें तय की गई कि योग्यता का क्या होगी, जो डायरेक्टर होगा उसकी योग्यता क्या होगी। तो योग्यता तय किया गया कि
वैसे शेयर होल्डर होंगे, डायरेक्टर वैसे ही शेयर होल्डर हो सकते हैं जिनका शेयर कम से कम 2000 पाउंड का हो, अर्थात कम से कम 2000 पाउंड का शेयर हो, वो योग्यता होगी कि वो चुनाव लड़ सकते हैं डायरेक्टर्स के लिए। अब इनको चुनेंगे जो, वोट जो करके चुना जाएगा, तो वोट देने वाले लोग कौन से होंगे? जैसे भारत में जो हम वोट देते हैं तो 18 साल की आयु निश्चित की गई है कि 18 साल से ऊपर का जो भी व्यक्ति है वो वोट करेगा। तो यहाँ भी वोटिंग राइट्स दिए गए हैं, वोटिंग राइट भी यही वाले लोग करेंगे, लेकिन उसमें भी एक बैरियर लगाया गया। वो बैरियर क्या था कि जिनका शेयर 500 पाउंड से ऊपर का है, 500 या 500 पाउंड से ज़्यादा का शेयर जिनके पास है वही वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं। तो वोटिंग में खड़ा हो सकते हैं उसका 2000 और वोटिंग करने वाले का 500। तो ये चीज़ें तय की गई। अब इस तरीके से 24 सदस्य चुन कर आएंगे और वही 24 सदस्य इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के या निदेशक मंडल के सदस्य होंगे। इस संख्या को याद करिएगा क्योंकि कई एग्जाम्स में पूछा गया है। अब हम आते हैं कि कंपनी चलाने वाले ये लोग हैं। अब ये कंपनी चलाने वाले जो लोग हैं सही से चला रहे हैं या नहीं चला पा रहे हैं, इसको कौन देखेगा, इसकी निगरानी कौन करेगा? तो इसकी निगरानी के लिए भी एक टीम बनाई गई। डिसाइड हुआ कि इसके लिए भी एक टीम बनाई जाए। तो उस टीम को कहा गया परिषद, काउंसिल। ये 5 लोगों की एक टीम बनाई गई कि वो नज़र रखेगा। किस पर नज़र रखेगा? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पे नज़र रखेगा कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। उस पर नज़र रखने के लिए 5 सदस्यों की एक टीम बनाई गई जिसे काउंसिल कहा गया या परिषद कहा गया। और इन 5 सदस्यों में से एक सदस्य हेड होगा, वो उसे गवर्नर कहा गया। तो यही गवर्नर हैं जो कि भारत में आते थे तो वो गवर्नर होते थे। बाद में गवर्नर जनरल वायसराय हो गए, उनके अलग अलग डेजिग्नेशन और नाम बदलता गया। तो वो गवर्नर यही थे, परिषद के सदस्य। अब कंपनी को चलाने के लिए कर्मचारी चाहिए, तो कर्मचारियों से संबंधित नियम और कानून बनाए गए कि कर्मचारियों को वेतन कितना दिया जाएगा, किस तरीके से दिया जाएगा, वो चीज़ें डिसाइड की गई। तो यहाँ पे क्या किया गया कि नगद वेतन कम किया गया था, तो उनके पैसे जो दिए जाने थे वो कम रखा गया। और साथ इसके बदले में आकर्षण बनाने के लिए कि अट्रैक्ट होकर लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन करें, उसके लिए एक तरीका निकाला गया कि उन कर्मचारियों को निजी व्यापार करने का अधिकार दे दिया जाए। तो ये चीज जो है, निजी व्यापार का जो अधिकार दिया गया, ये काफी लुभावना ऑफर था, काफी आकर्षक ऑफर था। वेतन कम था लेकिन लोग आ रहे थे कि चलो एक हिस्सा तो हमको वेतन फिक्स मिल ही रहा है, साथ में हम अपना व्यापार भी कर लेंगे। जैसे आप उदाहरण के लिए ले लीजिए कि डॉक्टर्स को अगर या टीचर्स को ये छूट दे दी जाए कि आप नौकरी भी करिए, साथ में अपना क्लिनिक भी चलाइए, आप ट्यूशन भी पढ़ाइए, तो जाहिर सी बात है कि टीचर या डॉक्टर्स वो नौकरी करना जरूर चाहेंगे कि चलो भाई नौकरी भी कर लेंगे, एक फिक्स अमाउंट आता रहेगा और साथ में अपना व्यापार भी करेंगे। तो वही बात थी, तो काफ़ी इसमें आकर्षण था। इससे अट्रैक्ट होकर ईस्ट इंडिया कंपनी में काफ़ी लोग आते हैं। लेकिन ये वाली जो निजी व्यापार का जो अधिकार दिया गया बाद में कंपनी के लिए घातक सिद्ध होता है। घातक किस लिए सिद्ध हुआ कि कंपनी में इससे भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा पनपता है। भ्रष्टाचार पनपने से कंपनी को एक स्थिति ऐसी भी आती है कि काफ़ी नुकसान होने लगता है। तो ये सब चीज़ें हम बाद में, जैसे द्वैध शासन में हमने देखा था कि कंपनी के जो अधिकारी कर्मचारी लोग होते हैं वो जो टैक्स की वसूली करते हैं, रेवेन्यू जो आता है, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा वो अपने पॉकेट में डालते हैं और कंपनी को वहाँ पे नुकसान होने लगता है। तो ये वाली चीज़ जो है, निजी व्यापार का अधिकार, बाद में जाकर कंपनी के लिए घातक सिद्ध होता है। तो अब कंपनी के फंक्शनिंग को समझ गए कि कंपनी किस तरीके से काम कर रही थी। शुद्ध
कोई भी कंपनी जिस तरीके से चलती है वही इनका भी फंक्शनिंग का तरीका था, काम करने का तरीका था। अब कंपनी को शक्ति के बारे में हम आते हैं कि कंपनी को कैसे कैसे शक्ति मिलती गई, अधिकार मिलते गए। तो 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने कंपनी को एक अधिकार पत्र दिया था। 1603 ईस्वी में महारानी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जेम्स प्रथम राजा बनते हैं। ये कंपनी को और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाते हैं, मतलब कंपनी को कुछ और भी अधिकार दे देते हैं। तो उस समय जो मेन अधिकार जो दिया गया था, तो कंपनी को और ज़्यादा अधिकार देने का मतलब है कि कंपनी को वो समय बढ़ा देते हैं और भी कुछ छूट देते हैं, तो इस तरीके का है। उसके बाद चार्ल्स प्रथम आते हैं। ये जब आते हैं तो कंपनी के प्रति इनका रवैया उदासीन वाला होता है। अब इसी टाइम में 1623 ईस्वी में एक घटना घटती है कि संबोला में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर हमला किया और इनके अधिकारियों और कर्मचारियों को काफ़ी ज़्यादा मारपीट किया इनके साथ और इसको हरा दिया। ये चीज़ें ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी खराब लगती है। वो राजा से अनुरोध करते हैं कि इस चीज़ का बदला लिया जाए डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में, लेकिन राजा जो है इस संबंध में कुछ भी नहीं करते हैं। डचों के साथ में किसी तरीके का वो संबंध नहीं बिगाड़ना चाहते हैं। तो जो चीज़ें प्राइवेट लेवल पे हो रही थी, अर्थात कंपनी लेवल पे हो रही थी, उसको वो सरकार के लेवल पर शायद लेकर जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए उदासीन बने रहते हैं। या हो सकता है कि कंपनी के साथ में उनका कुछ अपना इंटरेस्ट नहीं सध रहा हो या कंपनी से नाराज हो, तो इसकी वजह से वो उदासीन बने रहते हैं। अंततः एक वो क्या करते हैं कि बदले में एक और कंपनी है असाडा, उसको भी पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दे देते हैं। जो ये कंपनी थी पहले वाली, इसके साथ साथ में एक और कंपनी को अधिकार दे देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पहले वाली कंपनी की जो मोनोपोली थी वो तो खत्म करने की कोशिश की जा रही है, तो वो नाराज होते हैं। इसका इंग्लैंड में विरोध भी होता है। विरोध किस लिए होता है कि कंपनी जब व्यापार करने लगती है यहाँ पे, तो भारत से व्यापार करने में या पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने में काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। तो उसके जो शेयर होल्डर थे अब तो बहुत बढ़ जाते हैं, आम लोग भी उस कंपनी में पैसा लगाने लगते हैं। तो इंग्लैंड में एक विरोध शुरू हो जाता है। लेकिन विरोध शुरू होता है, फिर अंततः क्या होता है कि चार्ल्स प्रथम की भी मृत्यु हो जाती है। फिर अगले जो राजा बनते हैं वो ओलिवर क्रॉमवेल बनते हैं। ये कंपनी को पूरा सहयोग देते हैं। सबसे पहला क्या काम करते हैं, तो 1654 ईस्वी में डचों को हराया और एक वेस्टमिंस्टर की संधि होती है नीदरलैंड के साथ में। उस संधि के तहत क्या किया जाता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी से 85,000 पाउंड हर्जाना वसूल किया जाता है। देखिए ये करीब 30 साल बाद वो बदला लिया जा रहा है। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि हमारे राजा ने हमारे ईगो को सेटिस्फाई किया, बदला लिया। 85,000 हर्जाना वसूलते हैं, लेकिन 50,000 रुपये हर्जाना ये राजा जो है सो खुद अपने पास रख लेते हैं। तो इंग्लैंड के लोगों में भी ऐसी बात नहीं थी कि घूसखोरी उनमें भी शुरू से बहुत ज़्यादा है। कहा जाता है कि ये जो कंपनी बनी थी, इस कंपनी में महारानी एलिजाबेथ का भी शेयर था। हालांकि इस संबंध में कोई प्रूफ नहीं मिला है कि वो शेयर होल्डर थी या नहीं थी, लेकिन ऐसा कहा जाता है। अब इनके चरित्र को भी देखिए कि राजा जो है वो 50,000 रुपये एक तरीके से वो रख रहा है, रुपए नहीं पाउंड, वो रख ले रहा है। और 35,000 रुपये जो 35,000 पाउंड ईस्ट इंडिया कंपनी को दे रहे हैं। तो 30 साल के बाद ये चीज़ें हो रही है, तो कंपनी फिर भी जो है सो सहन कर रही है, क्योंकि व्यापार जो करते हैं वो तो जाहिर सी बात है कि सरकार से किसी तरीके का झगड़ा वो नहीं रखना चाहते हैं। तो 50,000 पाउंड ले लिया तो ले लिया, वो वाली बात हो गई। अब क्या होता है कि अगले जो शासक आते हैं वो कमजोर होते हैं, ज़्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है। अब क्या होता है, 1660 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड के राजा बनते हैं और इनके
इनके आने के बाद कंपनी को ये बहुत सारे अधिकार दे देते हैं। वो अधिकार कौन कौन से होते हैं देखिए, 5 अधिकार पत्र देते हैं। क्या क्या देते हैं? तो सिक्का बनाने का अधिकार दे देते हैं, सेना रखने का अधिकार, किला बनाने का अधिकार, और सबसे बड़ी जो बात होती है कि गैर ईसाइयों के साथ युद्ध छेड़ने का अधिकार, संधि करने का अधिकार, ये सारे अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी जाती है। तो आप समझ लीजिए कि एक यहाँ पे एक राज्य के रूप में विकसित हो रहा है। राज्य के लिए क्या क्या चीज़ें होती है? 4 चीज़ें जरूरी होती है: जनसंख्या, भूमि और सरकार और संप्रभुता। यही 4 चीज़ें होती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सिक्का चल रहा है उनका, सेना रखने का है सुरक्षा के लिए, किला बनाने का है, युद्ध छेड़ने और संधि करने का अर्थात विदेश नीति का एक कह लेते हैं पार्ट है, और साथ में चार्ल्स द्वितीय की शादी हुई थी पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ, और मुंबई चार्ल्स को दहेज के रूप में मिलता है। तो उस बम्बई को ये क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को किराया पर दे देते हैं कि जाओ इस जमीन को आप इस्तेमाल करो और बदले में हमें किराया दो। और साथ में क्या अधिकार दिया जाता है कि बम्बई से संबंधित जो जमीन उन्होंने दिया है वहां के लिए कानून और संविधान बनाने का भी अधिकार दे दिया, और साथ में न्याय करने का भी कि उस जो हम जमीन दे रहे हैं वहां पे अगर कोई तुम्हारे कानून और संविधान का उल्लंघन करता है तो उसको तुम सजा भी दे सको, न्याय भी कर सको। ये इतनी सारे अधिकार कंपनी को दे दिए जाते हैं। अब यहीं के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी एक राज्य की तरफ विकसित होने लगती है, राजनीतिक शक्ति के रूप में इसका उदय होने लगता है। कंपनी व्यापारिक से अब एक राजनीतिक शक्ति की ओर ईस्ट इंडिया कंपनी विकसित होना शुरू होती है। अब एक और राजा आते हैं, जेम्स द्वितीय। ये एक कदम और आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं कि नौसेना बनाने का भी अधिकार दे देते हैं। पहले तो सिर्फ थल सेना का था, अब जेम्स द्वितीय आके नौसेना बनाने का भी अधिकार दे देते हैं। युद्ध काल में भी जो नियम कानून होते हैं वो सारे नियम कानून भी बनाने का इनको अधिकार देते हैं। टकसाल स्थापित करने का अधिकार देते हैं, उसके बाद प्रशासन करने का अधिकार दे देते हैं। साथ में 1687 में मद्रास में नगर पालिका बनाने का भी अधिकार दे देते हैं। तो बच क्या गया? सारे अधिकार तो दे दिए गए, प्रशासन चलाने का अधिकार, टकसाल खोलने का अधिकार, सेना रखने का अधिकार, युद्ध करने का अधिकार, सारे अधिकार तो कंपनी को मिल गए। तो एक जमीन भी मिल गई मुंबई में, और भी जगह पे मिल गए। तो सारे अधिकार कंपनी को, एक जो राज्य में जितने सारे अधिकार होते हैं वो सारे कंपनी को प्राप्त हो गई। तो अब ये यहाँ से पूरी तरीके से राजनीतिक शक्ति के रूप में कंपनी बदल गई। 1687 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1688 में ही यहाँ पे राजतंत्र समाप्त कर दिया जाता है। अब लोकतंत्र इंग्लैंड में आ जाता है, और इंग्लैंड का जो लोकतंत्र है वो बिल्कुल भारत वाला ही लोकतंत्र है। हमारे यहाँ जो लोकतंत्र और शासन का जो मॉडल है वो इंग्लैंड से ही लिया गया है। वहाँ पर भी लोकसभा और राज्यसभा है, नाम अलग नामों से बोला जाता है। वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, हमारे यहाँ उसे लोकसभा कहते हैं। उसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड कहा जाता है, हमारे यहाँ उसे राज्यसभा कहते हैं। तो वही संसदीय प्रणाली वहाँ पे है। तो लोकतंत्र आ गया। अब लोकतंत्र में जो पार्टी सरकार बनाती है वो होती है व्हिग पार्टी, और व्हिग पार्टी जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी की धुर विरोधी पार्टी होती है। ये देखना नहीं चाहती है इस कंपनी को, इतना ज़्यादा इससे वो घृणा करते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी था ना, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में आई, वो नंदीग्राम और दूसरे जगह पे जो विरोध हो रहे थे, कंपनियों के विरोध के आधार पे ही वो सत्ता में आई थी। तो कई पार्टियां कई कंपनियों का विरोध करके आती हैं। आज के समय में भी आप देखें तो वर्तमान जो सरकार है उस पर आरोप लगते हैं अंबानी और अदानी को लेकर। तो उसी तरीके की बात थी। तो
ये विग पार्टी जो है ये पूरी तरीके से इसके जो लोग होते हैं, ये सरकार होती है, इस कंपनी के साथ नफरत करती है। अब क्या करती है, कंपनी के पर कतरने की कोशिश करते हैं ये, और साथ में एक और कंपनी खड़ी कर देते हैं और उसको भी अधिकार देते हैं, क्योंकि अब तो लोकतंत्र आ गया, तो जाओ हर कोई वहाँ पूर्व के साथ व्यापार करो, तो एक और कंपनी बनवा देते हैं और भारत के साथ उसको भी व्यापार करने का अधिकार कर दे देते हैं। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके बराबर एक और कंपनी को खड़ा किया जा रहा है। मतलब क्या है यहाँ पे कि कंपनी के मोनोपोली को खत्म किया जा रहा है, एकाधिकार को खत्म किया जा रहा है। जब ये सारी चीजें होंगी तो क्या कंपनी बैठ के तमाशा देखेगी? अपने सिर्फ पतन की ओर जाते हुए खुद को देखेगी? कुछ करेगी? जाहिर सी बात है, अपने को बचाने के लिए वो कुछ करेगी। क्या करेगी? तो जो सरकार में है उसको खरीद लो, उसको खरीद लो, मतलब घूस दो, पैसे दो, सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं उनको पैसा खिलाओ। यही चीज कंपनी के डायरेक्टर एक हैं जोशिया चाइल्ड, वो करते हैं, और 3 साल के अंदर कहा जाता है कि उन्होंने पूरी विग पार्टी को खरीद लिया। पार्टी को खरीद लिया मतलब से है कि जितने भी नेता लोग हैं उनको इतना घूस दिया, इतने पैसे दिए कि पूरी पार्टी उनके कब्जे में आ जाती है, उनकी मुट्ठी में आ जाती है। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि अब कंपनी को ये लोग भी सहयोग करना शुरू कर देते हैं, और साथ में जो एक और कंपनी जो बनी थी, कोई पार्टी या सरकार, वो तो किसी के फेवर में आ सकती है, लेकिन एक जो कंपनी खड़ी होगी वो तो चुप नहीं बैठेगी, वो तो इस कंपनी के विरोध में खड़ी हुई है व्यापार के लिए, तो वो तो अपने अधिकार के लिए लड़ेगी। तो वो कंपनी जो है सो लड़ती है। अंततः क्या होता है कि सरकार मध्यस्थता करती है और इस कंपनी को उस कंपनी के साथ मर्ज करवा देती है। 1708 ईस्वी में उस कंपनी को भी मर्ज कर दिया जाता है, और इस तरीके से अब ईस्ट इंडिया कंपनी अब पूरी तरीके से शक्ति, उसके बाद पूरी शक्ति आ जाती है, हर तरीके की शक्ति, सेना रखने का, किलेबंदी करने का, युद्ध छेड़ने का, अर्थात वो एक स्टेट के रूप में विकसित हो जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी को मुनाफा भी बहुत ज़्यादा होता है। कहा जाता है कि उस समय पूरे विश्व व्यापार का 50% हिस्सा इनके पास था। पूरे विश्व का 50% व्यापार का हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। तो ऐसी स्थिति में इंग्लैंड के लोग बहुत ज़्यादा इस कंपनी में पैसा लगाने लगते हैं, शेयर खरीदते हैं इस कंपनी के। इतना ही नहीं, सरकार में बैठे हुए जितने सांसद होते हैं वो सांसद लोग भी इस कंपनी में पैसा लगाते हैं, अर्थात शेयर खरीदते हैं। विपक्ष में जो बैठे हुए लोग होते हैं, सांसद होते हैं, वो भी शेयर खरीदते हैं। तो ये स्थिति हो जाती है कि कंपनी जो है सो आगे बढ़ती चली जा रही है, आर्थिक, राजनीतिक, हर तरीके से मजबूत होती चली जा रही है, और 1750 मतलब 1757 आते आते ये कंपनी एक बहुत बड़ी राजनीतिक और व्यापारिक शक्ति बन जाती है, और अंततः बंगाल पर जब उनका नियंत्रण स्थापित हो जाता है तो वो शक्ति और भी ज़्यादा उनकी बढ़ जाती है। 6% का ये डिविडेंड अर्थात कि लाभांश देते हैं अपने शेयर धारकों को। तो इस तरीके से इस कंपनी के पीछे एक पूरी सरकार खड़ी है, पूरी पार्टी खड़ी है, एक देश खड़ी है। इसे कह सकते हैं आप कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो इंग्लैंड का मुखौटा थी। मुखौटा कंपनी जो कि एक कंपनी के रूप में थी, लेकिन इंग्लैंड के राजनीतिक उद्देश्यों को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा कर रही थी। उनके साम्राज्यवादी चरित्र को फुलफिल कर रहे थे। साम्राज्यवादी जो उद्देश्य होते हैं उस उद्देश्य को ये कंपनी पूरा करती है। तो आगे के वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट किस तरीके से आया और उसके लाने के पीछे क्या कारण बने। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर बजा दीजिए, साथ में चैनल को बढ़ाने के लिए आप मदद करिए,
और अपने दोस्तों सगे संबंधियों के बीच वीडियो को शेयर करिए और इसको लाइक करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।